जो AI है इसने इसने लोगों के काम धंधे पे बहुत फर्क डाल दिया है। जब हम सोशल मीडिया में और उल्टे सीधे सिंगर विंगर सब ढूंढ लेते हैं ना, तो हम फिर भगत सिंह को क्यों नहीं ढूंढ सकते? भगत सिंह जी की जो आदतें थी क्रांतिकारी, वो उसको क्यों नहीं ढूंढ सकते हम? मुझे एम्बुलेंस मैन भी कहते हैं, मुझे नगर सेवक भी कहते हैं। मैंने जब ब्लड डोनेशन की सेंचुरी की 2019 में, तो मुझे डोनर सिंह का अवार्ड भी मिला। और अभी जो मेरी बायोपिक बन रही है उसका नाम सिंह सूरमा भी है। जबकि देखा जाए तो एम्बुलेंस को पार्किंग फ्री मिलनी चाहिए। यहाँ हम लाखों रुपए दे के बैठे हुए हैं, हमें एक प्लॉट तक नहीं दे पाई सरकार। नशा दिल्ली च बहुत है। दिल्ली तो चलो बंद तो कोड़िया पुल तो दिखाना वहाँ 150 बंदे इंजेक्शन लगा के चले लेटे होंगे आराम नाल। चोरी करके भी करने लग गए, लड़कियां भी लड़के भी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है चिराग एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज इंटरव्यू विद जतेंद्र सिंह स्टंटी। आप देख रहे हैं सिर्फ पंजाबी दैन सिर्फ दिल्ली। अब इस पर्सनैलिटी के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना ही कम है। शहीद भगत सिंह सेवा दल से वो चलाते हैं, एम्बुलेंस मैन ऑफ दिल्ली वो कहलाते हैं, एंड हाँ, पद्मश्री से वो सम्मानित हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से हम मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। चलिए मेरे साथ। हेलो सर, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, जय हिंद। जय हिंद। बहुत लोग चाह रहे थे सिर्फ पंजाबियत के कि आपके साथ एक इंटरव्यू हो हमारा, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पंजाबियत वाले चाहते हैं पंजाबी च बोलना चाहिए। हाँ जी, पंजाबी से भी कर रखे, बट वी हैव हिंदी ऑडियंस टू। हमारे पास हिंदी ऑडियंस भी है, बिकॉज सिर्फ दिल्ली सिर्फ पंजाबी दोनों रन कर रहे हैं। पंजाबिया दी गल वखरी। हाँ, पंजाबी भी हम करेंगे साथ साथ। तो सर प्लीज़ बैठिए, अब थोड़ी देर बैठ के बात करें यहीं पर हम सर के साथ, एंड देन फिर हम चलते हैं। तो एंगल सर, पहले तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कंफर्टेबल, सेवा में लगे हुए हैं। सुबह से 6 जगह डेड बॉडी के लिए हमारी एम्बुलेंस जा चुकी है आज भी। अच्छा, 15 की एवरेज है लगभग बस पर डे। तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप? इतना ये हेक्टिक हो जाता है ये सब। हेक्टिक अब तो हम हाँ। यूज्ड टू हैं। हमारे जो ड्राइवर है, पायलट, एम्बुलेंस पायलट, वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं और मैं भी 8 बजे आ जाता हूँ। ओके। जो हमने देखा आज इवन अभी आपने शॉर्ट्स अगर देखे होंगे गाइस, तो ये खुद ही एम्बुलेंस चला के वो आ रहे थे। एंड सर, भगत सिंह जी की फोटो लगी है। अंदर एंट्री करते ही मेरे अंदर एक जोश सा आ गया, एंड एज अ पंजाबी जोश आ जाता है। थोड़ा बताएं इस फोटो के बारे में आप, एंड कुछ यूनिक लग रहा है मुझे इस फोटो में। ये फोटो में क्या, जो शख्सियत भगत सिंह जी की थी उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। खून शहीदों का प्यारों मिला हुआ इस रंग में, जिन्हें देश हो जान से प्यारा, आओ हमारे संग में। ये भगत सिंह जी ने कहा था। अच्छा। और कहा था कि हमने अपने प्राणों से है आजादी को तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे सर, क्या इनका मुकाबला तो खैर हम नहीं कर सकते, गुण बराबर भी। पग आपकी मैच कर रही है इनके साथ, येलो येलो ना हमेशा ही। अच्छा, हमारा मेरा थोड़ा ना इंटरव्यू लेने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं थोड़ा सा मजाक वजाक भी करूंगा क्योंकि लोगों को मजा आता है देखने में। हम इतना भी सीरियस लेके नहीं जाएंगे। हमें आज शंटी जी एक अलग रूप में चाहिए थोड़े। शंटी जी की हमें बचपन की कहानियां भी सुननी है, हमें शंटी जी के ऐसे किस्से भी सुनने हैं, अपने कॉलेज टाइम के किस्से भी सुनने हैं हमें आपके। अगर आपको कंफर्टेबल रहे तो प्लीज आप हमसे जरूर शेयर करना। नहीं, जैसा क्वेश्चन है ना मैं उससे अच्छा जवाब दूंगा। अच्छा, तो चलो बस हमें को यही चाहिए था कि आजकल कहते हैं ना वाइब मैच होना, तो हमारी वाइब मैच हो जाए अगर स्टार्टिंग में, तो वही बढ़िया है। सर, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है जब आप इतना एक मुश्किल एक सोशल वर्क कर रहे हैं? बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। जब शुरुआत की थी 95 में, तो पहले मेरी माता जी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था कि बेटा अब शुरू किया तो बंद मत करियो, कभी किसी को ना मत करियो। ओके। और अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से। ओके। फिर मिसेस का साथ, फिर बच्चों का साथ, ये सारी चीजें मेरे को जोड़ती चली गई। फिर स्टाफ अच्छा है मेरा, इन सब का। मेरे पास जो ड्राइवर्स हैं पायलट, वो 30-30 साल पुराने भी हैं। अच्छा। वो लगातार मेरे पास ही काम कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल, नाम इतना ये इंटरेस्टिंग है। नाम कैसे डाला सर आपने, और ये कब स्टार्ट हुआ था? क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने आपको नहीं पहली बार देखा हमारे पेज पे, वो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा ना संस्था का नाम होता है वैसे ही लोग जुड़ते हैं। किसी महिला का नाम होगा, महिलाएं जुड़ेंगी। बुजुर्ग का नाम होगा, बुजुर्ग जुड़ेंगे। बच्चों का नाम होगा, बच्चे जुड़ेंगे। अब क्रांतिकारी के नाम से है तो फिर क्रांतिकारी लोग जुड़ेंगे, नेचुरली है। यंगस्टर बहुत आते हैं मेरे पास, और बिल्कुल देश के लिए समर्पित, जो कहते हैं जी ब्लड डोनेट करने को तैयार है, क्योंकि मैं खुद 106 बार कर चुका हूँ। ये चीज हमें ऐसे लोग चाहिए जो देश के लिए न्यौछावर हो। अच्छा। इसलिए शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम को रखा हमने। और शुरू में ही ये बात चली थी जब, तो मैंने कहा था कि हम वो नाम रखेंगे जिसके नाम से लोग इंस्पायर हो। क्या बात, इंस्पायर हो रहे हैं सर? जबरदस्त हो रहे हैं। दिल्ली में आपको सर एम्बुलेंस मैन कहा जाता है। जी। ये वर्ड जब आप सुनते हैं आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं एक एम्बुलेंस मैन का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो इतने बड़े सोशल वर्कर है कि उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। हाउ डू यू फीलिंग सर, आप कैसा फील करते हैं? देखिए,
मुझे एम्बुलेंस मैन भी कहते हैं, मुझे नगर सेवक भी कहते हैं। मैंने जब ब्लड डोनेशन की सेंचुरी की 2019 में, तो मुझे डोनर सिंह का अवार्ड भी मिला। और अभी जो मेरी बायोपिक बन रही है उसका नाम सिंह सूरमा भी है। ये चलता रहता है। महेश भट्ट जी ने जो सीरियल बनाया उसका नाम पहचान रखा। जी। तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एम्बुलेंस मैन इसलिए कहते हैं कि 30 साल से लगभग मैं ज़्यादा से एम्बुलेंस में ही चलता हूँ दिन रात। क्या बात है शादी में भी जाऊँगा तो एम्बुलेंस में जाऊँगा। सर। ओके। उसका कारण है कि जब मैं जाता हूँ उस समय में रास्ते में कोई पेशेंट मिल गया, कोई एक्सीडेंटल केस मिल गया, मैं तुरंत से सारे काम छोड़ के पहले उसे हॉस्पिटल छोड़ दूँ। अच्छा। और सैकड़ों लोग ऐसे मैंने उठाए हैं जो लोगों ने मृत घोषित कर दिए थे, बच गए वो। बचा लिए। फर्स्ट एड मिल गया, बच गए। क्या बात है, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। मतलब मैं शायद ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल। जैसे ना मेरा इंटरव्यू थोड़ा ऐसा रहेगा, पंजाबी थाली होती है ना सर एक, जिसमें थोड़ा सा नमकीन भी रहता है, मीठा भी रहता है, तो हम नमकीन के नाम पे भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन पुट अप करेंगे। नो प्रॉब्लम। सर, पॉलिटिक्स को अभी आप कैसे देख रहे हैं और यूथ को क्या मैसेज जा रहा होगा ये आज की पॉलिटिक्स देख के? मुझे लगता है बहुत फर्क आया देश की राजनीति में। कोई समय था कि राजनीति वो करते थे जिनको देश के लिए, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया था, क्रांति में काम किया था, उनके देश के अंदर, उनके अंदर देश की ज्वाला थी कुछ करने की। अब थोड़ी इजी हो गई है पॉलिटिक्स। अब पैसे की पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है, धर्म की पॉलिटिक्स हो गई है, पैसे की पॉलिटिक्स हो गई है, बिजनेस कह सकते हैं हम। जूतेबाजी की पॉलिटिक्स हो गई है। पहले राजनीति जो है सेवा से शुरू होती थी। अगर आप इतिहास उठाएं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, एक गरीब नेता थे। बिल्कुल। आप देखो ना, गरीबियत में से निकल के आए थे वो लोग। तो मुझे लगता है आज नौजवानों के लिए पॉलिटिक्स थोड़ी आसान हो गई है कि पैसे खर्चे, अच्छे 2 4 6 नेताओं के पास घूमे, बड़ी सी गाड़ी ले ली, बड़ा सा झंडा लगा लिया, नेता बन गए। तो मतलब सही नहीं है आपके हिसाब से ये एजेंडा, ये चेंज होता है, समय का बदलाव है ये। पहले अगर टेलीग्राम होती थी, अब इंटरनेट है। हाँ। समय का चेंज आया है। पहले लैंडलाइन होता था, मोबाइल आया है। तो मुझे लगता है समय की पुकार है। बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही हो रहा है अब तो। हाँ। तो इसलिए ये अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे ना। बिल्कुल। ये हम जहाँ पे भी इंटरव्यू कर रहे हैं, इस जगह पे आप कब से रह रहे हैं सर? सारा जीवन ही यहाँ निकल गया हमारा तो। चलें फिर कुछ दिखाएंगे आप हमें अपनी बेस्ट लोकेशन यहाँ की, कुछ बेस्ट मेमोरीज। हम गाड़ी में बात करें आपके साथ? हाँ हाँ, एम्बुलेंस में चलेंगे आप। चलें। गाड़ी तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मेरे पास कोई लग्जरी गाड़ी तो नहीं है। नहीं नहीं सर, एम्बुलेंस। मैं चलो भगवान करे पहली बार और आखिरी बार मैं बैठूंगा एम्बुलेंस में। नहीं नहीं, आखिरी बार से कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। नहीं चलिए, तो बाकी चलते हैं सर। फिर अब आप हमें दिखाइए लोकेशंस आपकी कैसी है, कुछ आपका मेमोरी करते हैं हम। हमारे पास जो एम्बुलेंस है उसके लिए अलग अलग हमने 2 3 पार्किंग बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ती है। और हाँ जी। 30 साल की सेवा के बाद भी आज भी हमारे पास अपनी जगह नहीं है। ये भी डीडीए से किराए पे ली हुई है हमने। ओके। इसका हम लाखों रुपए किराया देते हैं। जबकि देखा जाए तो एम्बुलेंस को पार्किंग फ्री मिलनी चाहिए। टोल टैक्स फ्री है जब एम्बुलेंस के लिए। कहीं भी आप किसी पार्किंग में जाते हैं, शहर में, मार्केट में, मॉल में, तो उसकी पार्किंग फ्री होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। लेकिन ये यहाँ हम लाखों रुपए दे के बैठे हुए हैं, हमें एक प्लॉट तक नहीं दे पाई सरकार, ना भारत सरकार ना दिल्ली सरकार। हम लाखों रुपए किराया देते हैं, उसके लिए भी एहसान करते हैं हमारे ऊपर वो, और बढ़ाते जाते हैं किराया हर साल। मुझे लगता है इस बात पर, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस, तो पेड नहीं है ये। हाँ। जिन हॉस्पिटलों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं कोविड में, उनको तो जगह 1 रुपए गज में दी हुई है लीज पे। और जो हम फ्री में एम्बुलेंस चला रहे हैं, हमारे से लाखों रुपए एम्बुलेंस का खड़ा करने का साल का लेते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। चलिए फिर आइए देखते हैं हम। जी। थोड़ा सा आपके चलते हैं। साथ। बाहर से आना है या रिश्तेदारों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन बॉडी रखनी है, तो ये फ्रीज़र, वैसे इसका दिल्ली में 8,000 रुपये पर नाइट का किराया हम फ्री देते हैं। अच्छा। ऐसे हमारे पास 10 15 है बॉक्स, हाँ। तो उनके घर भी छोड़ के आते हैं, लेके भी आते हैं। और देश की एक कॉल पे आप। हाँ, और देश की बहुत महान हस्तियों के लिए भी यूज़ हुआ है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसी शख्सियत जो महान थी, उनके लिए भी यूज़ हुए हैं। ऐसे स्ट्रेचर रखते हैं हम रेडी एकदम, किसी को स्ट्रेचर चाहिए तुरंत हमारे पास जाएगा। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ। ये डेथ, जैसे हॉस्पिटल डेथ होगी, घर लाना है, ये एम्बुलेंस जाएगी बड़ी वाली, ठीक है। और शमशान घाट लेके जाना से फिर दूसरी गाड़ी जाएगी हमारी, ये वाली, ये शमशान घाट के लिए सारी गाड़ियाँ ये सारी एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं। ओके, सारी फ्री सर्विस है हमारी।
और हर एम्बुलेंस का एक अलग अलग रोल है। अलग अलग रोल है। 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम कैरी कर चुके हैं। जैसे फ्रीज़र जाना है, इस गाड़ी में जाना है। अच्छा। हाँ, ये छोटी गाड़ी है, इसके लिए सिर्फ पेशेंट के लिए, इसमें डेड बॉडी नहीं जाएगी। हाँ, इसमें हमारा ऑक्सीजन रहता है, सिलेंडर रहता है, सब कुछ रहता है। ये लेडी ड्रिवन गाड़ी है, पिंक एम्बुलेंस ओनली फॉर वुमेन। विमेन, ओके। ड्राइवर भी विमेन है इसमें हमारे पास। एंड मैं ये देख रहा हूँ एक कांवड़ सेवा, और ये एक राष्ट्र। हमने रखी है धार्मिक उत्सवों के लिए। अच्छा। कोई गुरुपुरब का नगर कीर्तन है, कोई श्री राम जयंती है, हनुमान जयंती है, वाल्मीकि जयंती है, कावड़ सेवा है, उसमें गाड़ी अलग से भेज के आए हैं। अरे डिफरेंट हमने गाड़ी रखी हुई हैं ताकि उनमें उस ज़रूरत के अनुसार हम भेजें। और एक जो आप देख रहे हैं इनोवा आई है आज, ये इनोवा को भी हमने एम्बुलेंस बनाया हुआ है। ओके। और इसी में मैं ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ क्योंकि इसमें अंदर स्ट्रेचर भी है, ऑक्सीजन भी है, कंसनट्रेटर भी है। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है रेडी एकदम, जैसे कोई पेशेंट को उठाया, स्ट्रेचर हमारे पास है, सीट को डाउन करके रख लेते हैं। और ये आग लग गई है किसी गाड़ी में, चलती गाड़ी में या कुछ है तो उसको फट से हम फायर ब्रिगेड का ही रहता है सारा, हमारे पास फर्स्ट एड का सारा इंतजाम साथ रहता है एकदम। इसमें दवाइयाँ फर्स्ट एड सब साथ रहता है, तुरंत से हम उसको फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं। और इवन देन हमारे पास मॉर्चरी बैग, यानी डेड बॉडी भी उठा के ले जाने तो फट से हम मॉर्चरी बैग में रखते हैं और हम गाड़ी में लेके चल देते हैं, सीधा हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा सारी गाड़ी एक्यूब्ड है एकदम से। मैं इसी में ज़्यादा रहता हूँ इस कार के अंदर। ये मोबाइल एम्बुलेंस है। तो सेंटी जी हम आपके साथ घूम रहे हैं, हमारा टाइटल भी ये है कि अटे विद जतिंदर सिंह सेंटी जी, एम्बुलेंस मैन। एम्बुलेंस मैन। सर पद्मश्री आपको मिला हुआ है, पहले तो वो फीलिंग आप मुझे बताएं, जब आप बढ़ रहे थे वो लेने के लिए अवार्ड, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या फील हो रहा था उस टाइम? मुझे लगता है वो एक जो अचीवमेंट थी वो सिर्फ मेरी नहीं थी, वो मेरे ड्राइवर्स जिन्होंने, पायलट जिन्होंने मेहनत करी, मेरा परिवार, ये सारा उनका इनिशिएटिव था। हाँ, अभी हम वहाँ जाने से पहले पार्किंग में आपको लेके चल रहा हूँ अपने छोटा सा एक कार्यालय हमने बनाया हुआ है जहाँ से सारा मेरा शुरुआत हुई थी। अच्छा। शहीद भगत सिंह सेवादल के ऑफिस भी वहीं रजिस्टर्ड है। अच्छा, कितने टाइम पुराना है सर ये ऑफिस? ये अगर गलत ना कहूँ तो 31 साल पुराना है, 31 ईयर। मतलब क्या कोर मेमोरी होगी आपकी वो लिटरली। हाँ, सब बहुत काम करना पड़ा। 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम कैरी कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। ओके। तो मैं समझता हूँ ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने वाली चीज़ है आने वाले समय में। अभी जब हमारी मूवी बनेगी तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ वाकई में ये गिना। कब से आपने पेशेंट अलग है, डेड बॉडी अलग है, ब्लड डोनेशन है, मॉर्चरी बैग है, फिर जो लावारिस लाशें आती हैं हमारे शमशान घाट में, हम एक शमशान घाट भी चलाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, रास्ते में है वो भी। ठीक है सर। क्योंकि वो सारे काम हमारे क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, आपने कहा आपकी मूवी बनेगी एक, अगर जैसे बायोपिक बनेगी आपकी, कौन सा ऐसा बॉलीवुड एक्टर आपको लग रहा है कि उस रोल के लिए परफेक्ट होगा? अभी उनकी बात चल रही है, अनिल कपूर जी से भी चल रही है। अक्षय जी के पास तो समय नहीं था अभी 3 साल का शायद। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज मैं तो अक्षय जी को बहुत लाइक करता हूँ और वो सोशल मूवीज अक्षय जी बहुत करते रहते हैं। केसरी 2 आ रही हो कि अभी? और अभी हमारे शहीद भगत सिंह सेवादल को उन्होंने कोविड के उस भयानक टाइम में 2 एम्बुलेंस भी गिफ्ट करी थी। अच्छा। हाँ जी सर, तो थोड़ा सा आप बताएं आप हमें अपने ऑफिस के बारे में। ये जो मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला, ये है वो? ये सर्टिफिकेट है, ये राष्ट्रपति जी मुझे दे रहे हैं। ओके। और ये है हमारा देश की शान, तिरंगा। तो ये आपको वो जो रोल करके देते हैं शायद, जी, वही है ना? जो रोल करके देते हैं ये वो सर्टिफिकेट है। मैं भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूँ। प्राउड फीलिंग होगी सर। मैं देख रहा हूँ फोटो में आप कैसे, एक स्माइल आपके, ग्लो एक फेस का अलग है। ये काफी अवार्ड्स है सर, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपके हिसाब से? प्यार है लोगों के अवार्ड्स नहीं, लोग जगह समय से मेरे पास ऐसे कोई 1000 के करीब है, अलग अलग जगह रखे हैं मैंने, 1000 से ज़्यादा है मेरे पास जो यादें बन चुकी हैं। ओके, मैं कुछ देखूंगा अवार्ड्स थोड़े बहुत, आप मेरे को बताना उनके बारे में जो मैं देख। जैसे सामने पड़ा है, उत्तराखंड के गवर्नर ने दिया था ये मुझे। ये हम, मैं हाथ लगा सकता हूँ? हाँ। ओके। गुरमीत जी हैं, उत्तराखंड के गवर्नर हैं, ये उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था।
उत्तराखंड के गवर्नर इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ जो इतने सम्मान प्यार से लोग मुझे भेंट करते हैं ये मतलब आपको तो याद होगा सर कि ये अवार्ड कहाँ से मिला, ये लिखा होता है अवार्ड कहाँ से सही मिला। बताओ भूल जाता है, लिखा अच्छा। होता है। हाँ, और वो फीलिंग्स फिर याद आ जाती जी जी वो देखना पड़ता है, याद आया था। सैकड़ों हो गए ना, हजारों हो गए अब तो, सैकड़ों नहीं है। हजारों की तादाद। यहाँ एक छोटी सी आपने एम्बुलेंस भी रखी हुई है। जी जी डेमो डेमो है इस पे। ओके, जी बहुत तो सही। ये हमारा काम ही एम्बुलेंस है, हम्म, तो एम्बुलेंस ही रखेंगे। ऑफिस में आते हैं आप एम्बुलेंस देखते हैं और नेचुरली हमारा ये एम्बुलेंस मैन एम्बुलेंस नहीं रखेगा तो और क्या रखेगा। एक बाल लेजेंड अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। बहुत ढेरों अवार्ड तो परमात्मा ने बख्शिश करी है कि हाँ, लोगों के ड्रीम्स होते हैं अवार्ड्स देखना ना सर। यहाँ पे भी कुछ है क्या? ये अवार्ड सर, अवार्डी श्री जतेंद्र सिंह सेंटी जी, अवार्ड बाय लाइव इंडिया, इनके बारे में बताया सर। ये तो आपने एकदम ये तो स्टार एंट्री पे ही रखे आपने सर, ये मतलब ज़्यादा ही स्पेशल होंगे आपके लिए कुछ। नहीं बस याद ही नहीं रहता, तो ढेरों मतलब बढ़ते जा रहे हैं। हर धर्म के लोग, हर रिलीजियस के, हर क्लब्स वाले डिफरेंट डिफरेंट मेरे को बुलाते रहते हैं, मैं लेते रहता हूँ अवार्ड। गवर्नमेंट के बहुत अवार्ड मिले हुए हैं मुझे। बट मैं ये देख रहा हूँ सर, आपको इंटीरियर का भी काफ़ी आइडिया है सोगे, क्योंकि आपने वो वाला ऑफिस जो हम जहाँ पहले बैठे थे वो भी एक अच्छे से एक ना, मतलब मेरे को अच्छा लगा। ये वाला भी आपने बनाया हुआ है, खुद डिजाइन करवाते हैं क्या आप सब? हमारे ना बैठने का जो स्थान है वो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अब एक हम बेंच पे बैठते हैं तो अलग बात करते हैं, अब इधर आके बैठेंगे आपको लगेगा कंफर्टेबल है बहुत, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एक अलग ही मजा आएगा बात करने मैं बैठ जाऊँ आपके साथ प्लीज। ओ देखिए सर, ये एकदम मतलब यहाँ बैठ के पूरा ऑफिस में फील आती है बात। हाँ, क्या लग रहा कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। नहीं बिल्कुल। और ये मैगजीन्स वगैरह का भी सर आप? हाँ मैं मैगजीन पढ़ता भी हूँ और मेरे को शौक भी है, अच्छा। और लोगों को भी पढ़ाता हूँ मैं ये। अच्छा है। तो ये सर का ये भी एक ऑफिस है, पहले 36 साल पुराना है। 36 साल पुराना ऑफिस है, बट सर ने ऐसे मेंटेन किया हुआ कि जैसे कल ही ओपन हुआ हो। नहीं इसको अभी 2 साल पहले इंटीरियर कराया था मैंने, अच्छा। अदरवाइज तो पहले उजड़ा चमन था ये। लेकिन पद्मश्री के बाद मुझे लगा कि जैसे मीडिया भी बहुत आता है और मेरे पास इंटरव्यूज पॉडकास्ट बहुत आते हैं, अच्छा। महीने में 20-25 तो आ ही जाते हैं। दैट्स व्हाई यू वायरल फेस सर इन दिल्ली स्पेशली। कोई ऐसा चैनल बचा नहीं देश का जिसने मुझे ना बुलाया हो या क्या बात है, मेरे पास ना आए हो। हमारा सौभाग्य हम आपके साथ बैठे हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं मंजिल की ओर फिर से, जहाँ से हम निकले थे। एंड सर को मैं बताऊँ 70 से यहीं रह रहे हैं सर, और 31 साल पुराना ये ऑफिस है, बट इन्होंने अभी रेनोवेट करवाया, इसलिए आपको लग रहा हो कि न्यू है। तो आइए हम आगे चलते हैं। सर को हमने ऑफिस देख लिया जो 31 ईयर्स ओल्ड है, एंड हम अभी ऑरेंजेस खाते खाते बात कर रहे हैं। सर एक पंजाबी होने के नाते, जैसे कि लोग कहते हैं आजकल मिलावट इतनी हो रही है फूड में, आपकी फेवरेट डाइट क्या है? मैं तला हुआ बिल्कुल नहीं खाता, अच्छा। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाता, टेस्ट भी नहीं करता। हाँ मुझे फ्रूट और ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट? फ्रूट खा रहा हूँ ना। हाँ फ्रूट्स सर खा भी रहे, हमें भी खिला रहे, पूरी टीम को खिला रहे हैं हमारी। एंड सर जैसे कि आजकल ना एक ट्रेंड चल पड़ा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है जी। आपको पहले तो ऐसा किसी चीज़ का सामना करना पड़ा, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे देश में जो भी चीज़ आती है ना उसका यूज़ कम होता है, मिसयूज़ ज़्यादा होता है। बिल्कुल मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो लोग उसमें और देशों में तरक्की करी लोगों ने, कभी इंटरनेट के थ्रू, कभी अलग अलग तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे उसमें अजीब अजीब चीज़ें देखते रहते हैं, बजाय तरक्की करने के अपनी आंखें ख़राब कर ली, बुद्धि ख़राब कर ली, और ऐसी ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें पैसे लुटा देते हैं। यहाँ ने लॉस ही करा है। इसी प्रकार जो AI है इसने लोगों के काम धंधे पे बहुत फ़र्क डाल दिया है। इसने सिर्फ एआई ने या सोशल मीडिया ने? नहीं AI ने। अच्छा। सोशल मीडिया ने तो काम बढ़ाया है, हाँ ये तो है, बहुत लोगों को काम लगा दिया है, लेकिन AI ने जो काम किया है उसमें कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। उस पर जो आर्टिफिशियल ये है, इसमें जो काम मैनुअल होना चाहिए था, लाखों लोग करते थे, वो सैकड़ों में रह गया। ये क्या बेरोजगारी का एक संकेत है कि बेरोजगारी आगे जाके और बढ़ने वाली है के चक्कर में? बेरोजगारी तो ऑलरेडी है जी। नौकरी नहीं किसी फील्ड में, हर चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई है, हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, हर चीज़। चाहे वो रेलवे है, चाहे हवाई अड्डा है, चाहे बस अड्डा है, कंस्ट्रक्शन है, सड़कें हैं,
देखा जाए तो बैंक है, इंश्योरेंस है। किसका कसूर मानेंगे आप? मुझे लगता है ये बाकी देशों की रीस पे हम चल पड़े हैं। जस्ट मैं जिसम ज़्यादा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और तरक्की करें। हम्म। वहाँ के और यहाँ के ही फ़र्क ये है कि वहाँ के लोग 5 दिन बहुत मेहनत करते हैं और 2 दिन फिर वो अपने पे लगाते हैं। हमारे हमारे लोग 7 दिन मज़े लेना चाहते हैं, काम के नाम पे उतना वो नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि उनको बड़े अच्छे लगते हैं कि वो फलाने ऐसे कपड़े पहने ही जैसे लंदन में पहनते हैं, जापान में पहनते हैं, अमेरिका में, लेकिन वो ऐसा काम भी तो करो ना। और अपनी गाड़ी भी खुद साफ रखते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोते हैं, हाँ, तो क्यों ना वो उसकी भी तो नकल करें ना जी, उसकी भी तो रीस करें। मज़े तो तब है, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सर। तो यूथ जैसे कि आजकल चल पड़ा है इस राह में जी, उसे मतलब मेन अट्रैक्ट होने लग गया वेस्टर्न कल्चर से जी लेकिन अपने देश का इतिहास वो भूल रहा है। जी कईयों को ये नहीं पता भगत सिंह कौन थे या लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। कौन थे? वो ये कहाँ किसकी गलती मानेंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मानेंगे इसे आप, या कि सरकार की गलती मानेंगे कि वो चैप्टर्स ही नहीं डाले हिस्टोरिकल उन्होंने बुक्स में? ये ऐसा नहीं कि बुक्स में नहीं है, हैं। हाँ, जब हम सोशल मीडिया में और उल्टे सीधे सिंगर विंगर सब ढूंढ लेते हैं ना, तो हम फिर भगत सिंह को क्यों नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल। भगत सिंह जी की जो आदतें थी क्रांतिकारी, वो उसको क्यों नहीं ढूंढ सकते हम? उनका तो उनकी एक बुक ढूंढ लो आप, भगत सिंह के अंतिम पत्र। हाँ, अगर जिसने वो किताब पढ़ ली ना, उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उनकी सोच ही अलग थी। बिल्कुल। वो एक बिल्कुल ही अपने आप को, वैसे वो नास्तिक कहते थे, लेकिन एक कर्मशील इंसान थे। उन्होंने जो किया देश के लिए किया, हाँ, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेखौफ होके किया वो। उनको पता था कि मौत आनी है। जब उनके घर से कहा गया कि आप एक लेटर अगर दे दो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो आपकी फांसी की सज़ा माफ़ हो सकती है, तो उन्होंने क्या लेटर दिया कि हम क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी नहीं हैं, हमें हो सके तो फांसी की सज़ा की बजाय गोली मार दी जाए। मतलब देनी शहादत ही थी इनको, क्योंकि भगत सिंह जी ने बात कही थी कि अगर हम जिंदा रहते हैं तो किसी का हमारी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्रांति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक भगत जाता है तो कहीं घर घर के अंदर भगत पैदा होगा। बिल्कुल। सर कब इंस्पायर होते हैं आप सबसे पहले भगत सिंह जी से? ये मनोज कुमार जी की मैंने शहीद पिक्चर देखी, उसमें एक एक शॉट को मैंने 20-20 बार देखा, कैसे बर्फ़ की सिल्लियों पे लिटा के कोड़े मारते थे। और जब मनोज जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये शॉट मैंने ओरिजिनल किया था। मैंने कहा जी वो क्यों कहते, जब भगत सिंह महीनों रह सकता है बर्फ़ के ऊपर, तो मैं चंद घंटे क्यों नहीं रह सकता था? क्या बात है। वो चेयरमैन शॉट किया था, और 1.5 महीना वो भगत सिंह जी की माता जी के साथ, विद्यावती जी के साथ उनके घर पे रहे, उनके हाव भाव सीखे, उनके खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, सब उन्होंने भगत सिंह जी का अडॉप्ट किया। इसीलिए आप देखो कई शहीद पिक्चरें आई हैं, लेकिन जो मनोज जी वाली आई है वो, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। एंड अभी हमने इनको लॉस्ट भी कर दिया मनोज जी को, अभी कुछ टाइम पहले ही। लेजेंड थे वो। हाँ, वो ऐसी शख्सियत थे कि वो गए नहीं हैं, कभी जाएंगे नहीं। वो हमारे देश के लिए जो वो दे गए हैं ना, मुझे लगता नहीं किसी और ने दिया और ना दे पाएगा आगे, क्योंकि जिस समय उन्होंने वो मूवीज़ बनाई, हाँ, उस समय फ्रीडम मूवमेंट के लोगों के अंदर एक चाहत थी, लहर थी। आज वो पता ही नहीं है बच्चों को फ्रीडम मूवमेंट क्या होता है। आज लोग कोविड भूल गए 3 साल के बाद। बिल्कुल। उस समय लोगों को याद था कैसे आज़ादी मिली, कैसे हमारी कुर्बानियाँ हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे गई, या पार्टीशन कैसे हुआ भारत हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का। अब नहीं किसी को याद। आपको लगता है कि ये पार्टीशन की जितनी भी कहानियाँ आई हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे पास आधी अधूरी आ रही है या रॉन्ग नॉलेज, गलत नॉलेज आ रही है, हाफ नॉलेज आ रही है, उससे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं हम आजकल? नहीं, बिल्कुल उसमें जैनवन आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे गदर पिक्चर देखी, हाँ जी। मेरे मम्मी भी मेरे साथ थे, ओके। तो वो रोने लगे फिल्म देखते देखते। तो हाँ, मैंने कहा आप रो के रहे हैं, तो पिक्चर है, मूवी है। कहने लगे भाई जो ये दिखा रहे हैं ना कि बच्ची को जहर दे रहे हैं, हमारे को भी माता पिता ने जहर की पुड़िया दे दीजिए और कहा था कि ये पुड़िया अपने सलवार के निफे में रख लेना, अच्छा। अगर कोई बदतमीजी करे तो खा लेना। ये शॉर्ट्स थे। उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन में हम आए थे उसमें सैकड़ों लाशें पड़ी थी और हम बोरियों के नीचे छुप के आए थे। खून से सनी हुई बोरियां थी वो, खून से सने हुए कपड़े थे, पूरी ट्रेन खून से सनी हुई थी।
तो वो जब बताते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते कि यार ऐसा समय भी आया था कभी देश के ऊपर कि ट्रेनें ट्रेनें कट के आई वहाँ से पूरी। तो आपके जैसे पेरेंट्स से उससे इम्पैक्ट या आपने भी देखा था नहीं हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, मेरी दोस्त पर और बात किया है। हाँ लेकिन हमारे पार्टीशन हुआ तो मेरी मम्मी 7 साल की थी, वहाँ से आई थी। अच्छा कुछ बातें मुझे मनोज कुमार जी ने भी बताई। ओके। मनोज कुमार जी 10 साल के थे उस समय। तो वो दादाजी बताया करते थे पार्टीशन की कहानियाँ जी। तो मुझे भी उस टाइम में बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मैसाकेर होना देश में। सरकारें उस टाइम क्या कर रही थी ये, बट उस टाइम लोगों को समझ आना शुरू हुआ था धीरे धीरे। तो सर कोविड के टाइम का कुछ ऐसा किस्सा आप शेयर करेंगे जो आपके दिमाग में अभी भी हो, कुछ सेवा करते टाइम कि यार ये चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी हमेशा, चाहे वो फिर गुड वे में हो या बैड वे में हो। नहीं, तीन रूप थे कोविड का। हाँ जी। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे डॉक्टर, टेक्नीशियन, हाँ पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी। इन लोगों के काम का तो जॉब नहीं है, तो लोग मसीहा के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने समाज में भी अच्छा काम किया, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, इन लोगों ने भी मस्जिद, इन लोगों ने कोई लंगर लगा रहे हैं, कोई भंडारा लगा रहे हैं, कोई पानी के लगा रहे हैं, कोई प्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जलालत करी ना, वो हॉस्पिटल, लैब वाले, इंश्योरेंस वाले, फार्मा कंपनी वाले, ये तो मिल गए थे सारे आपस पे। इन्होंने बिजनेस बना लिया था ना। बिजनेस बना लिया था, जबरदस्त बिजनेस बना लिया था। हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे मिल रहे थे। बेटा एक मिनट नारियल वाले के पास रुकियो यहाँ। तो नारियल सर आप लीजिए प्लीज, मैं लेता हूँ। एंड ये मेरे लिए बन चुका है बाद में तो इस टाइम सर के हाथों से। सर आपको फ्रूट्स वगैरह आपने बताया अच्छा लगता है? अरे मैं नारियल रोड पीता हूँ, 2 बार पीता हूँ। और फ्रूट मोस्टली सारे खाता हूँ, चाहे तरबूज है, चाहे खरबूजा है, चाहे आम है। मैं जब शमशान घाट थी, ये सामने शमशान घाट है हमारा। हाँ जी। तो जब कोविड में भी हम 21 दिन तो बाहर नहीं निकला, तो दिन में 2 बार यहीं से मंगा के पीता था, इससे एनर्जी आती थी। कि खाना तो खाते ही नहीं थे उस समय, खाना खाने का समय नहीं था। हो जी चले। सर ये शमशान पहले तो उसको कहते हैं ये शिव सत्य है और ये शिव जी की मूर्ति है। आखिरी सत्य यही असर है, यही हाल है सब में ये। और यहाँ निःशुल्क दाह संस्कार होता है, कोई गरीब आ जाए, लावारिस आ जाए, और उसकी अस्थि विसर्जन भी फ्री करते हैं। जो अस्थियाँ लेने नहीं आते हैं वो उनको हम खुद करते हैं, फ्री करते हैं। यहाँ एक छोटा मंदिर जी बनाया हुआ है उन्हें ईश्वर को याद करने के लिए। तो सर जैसे अभी पीछे लोगों ने विजुअल देखे होंगे आपके शमशान घाट के, सर सबसे डरावना मंजर आपको क्या लगता था जब आप अंदर जाते थे कोरोना के टाइम पे? लाशें पड़ी थी, 100 150। अच्छा। और लोग लाश को छोड़ के भाग जाते। कोई कहता था मैं थक गया हूँ, कोई कहता था डर लगता है, आप करा दो। 5 7 10 तो लावारिस ही मिलती थी वहाँ। वाले छोड़ जाते थे? छोड़ जाते थे, करते नहीं थे, थके हुए थे बेचारे, किसी के पैसे नहीं होते थे। हम करा देते थे, उसकी सूचना नोट कर लेते थे, पुलिस को बता देते थे, क्योंकि बॉडी रख नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम की बॉडी की स्मेल मार जाती थी, टाइम भी नहीं था इतना। हाँ। लेकिन एक शव वाहन जो हमारा है, जिसके अंदर एक बॉडी आती है, हम 8 बॉडी में लाए आके थे। सामने जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ से 60 से 65 बॉडी पर डे आती थी। उससे आगे चले जाएँ तो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, 25-30 बॉडी वहाँ से आती है। जैसा मैं पहले बता रहा था आपको कि कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, कुछ ने एज ए सोल्जियर काम किया, लेकिन जो 4 लोगों ने कहर बरसाया, हॉस्पिटल वाले, लैब वाले, इंश्योरेंस वाले, फार्मा कंपनी वाले, जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 30-40 लाख रुपए लिए इन्होंने लोगों से, अंधेर नगरी कर दी इन्होंने। लोगों के मकान बिक गए, घर बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई, सड़क पे आ गए, नौकरियाँ छूट गई। हाँ। लेकिन शर्म नहीं आई शायद उनको भी, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। उन्होंने देश के नाम को बदनाम किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ हाँ। तो 2000 वाला इंजेक्शन दिल्ली में 2 लाख कम में बिका है ना, 500 वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 तक बिका है। बिल्कुल। एम्बुलेंस 1000 वाली लोगों ने 50,000 में ली है। क्रिमेशन 1 लाख रुपए में हुए हैं। इसलिए कह रहा ना बिजनेस बना लिया लोगों ने। बिजनेस नहीं थी, बहुत ब्लैकमेलिंग हुई थी उस समय, कई लोगों ने तो बहुत की थी। अच्छा। और बड़ी मजेदार बात है कि किसी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR नहीं हुई है कि
ये तो बहुत ही मतलब उन्होंने जिसके एक हॉस्पिटल था उसके 15 हॉस्पिटल बन चुके हैं अब इस समय। पैसे ही बहुत कमा लिया उन्होंने। जी। तो शमशान में जाकर जो शांति मिलती है ना जी मेरे को, उसका मुकाबला मैं किसी चीज़ से नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे अंदर प्राउड और आ जाता है कई बार कि अब तो भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। हम मंदिर हो आए हैं, गुरुद्वारे हो आए हैं, लेकिन जब हम शमशान जाते हैं तो चाहे 2 सेकंड के लिए आता है दिल में यार क्या साथ ले जाना है, समय ही रह जाता है। ये आखिरी वो 2 सेकंड बड़े कीमती होते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जी। इसलिए मैं नित्य प्रति शमशान जाता हूँ, कई बार तो 3-3 बार भी चला जाता हूँ। ਓਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पंजाब का मतलब है पंजाबियत, रौनक, समृद्धि, भाईचारा। ਐਂਡ ਖਾਣਾ खाण पीण के तो शौकीन है ना जी, उत्थे पानी इन्ना अच्छा जो मर्जी खा लो, घर भी खा लो हजम हो जाएगा। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ देखो पंजाब का ना एक ट्रेंड रहा है, जो भी पहले एक बारी कांग्रेस की सरकार, फिर एक बार अकाली सरकार, फिर कांग्रेस, फिर अकाली, बीजेपी तो कभी आई नहीं उत्थे। ते ये हुण इस बारी आम पार्टी आ गई, अगली बार देखो की माहौल बनता है। लेकिन कुल मिला के पंजाब के लोग इस गल्लों सियाणे भी ने कि जिहड़ा काम नहीं करता उन्हें हटा देंदे ने, जिहड़ा काम करता उन्हें जिता देंदे ने। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ जे टाइम है, बहुत टाइम है, अजे तो बड़ी चेंजेस आनी है, ये पौने 2 साल पे ने, अजे कुछ भी कहना जल्दी होएगा। लेकिन जो स्टेप मैं देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने तो नशे के उत्ते पाबंदी लगाई जा रही है और नशा बेचण वाले ਨੂੰ पकड़िया जा रहा है, उन्होंने अरेस्ट किया जा रहा है, उन्होंने मकान तोड़े जा रहे हैं और इनकाउंटर भी हो रहे हैं, क्रिमिनल ਨੂੰ पकड़िया जा रहा है, टैरोरिस्ट ਨੂੰ पकड़िया जा रहा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 뮤직 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਕੋੜੀਆ ਪੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ 100-150 ਬੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਸਰ? ਉੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਘਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ 2। ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਜਾਂ MLA ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਗਰ ਸੇਵਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਖੈਰ, ਅੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਕੌਣ MLA ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ MLA ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ 10 ਸਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ तो हो ही जाती है। 11 साल हो गई क्योंकि पहली बार आगे टूट गई सी, लेकिन 10 साल फिर हो गए,
हाँ ये क्या चेंजेस हो गया। फिर इत्थे धर्म की राजनीति लेके आ गए। फिर कुछ बजट का असर पाया, जो बजट एट ए टाइम आया। फिर कुछ कुंभ का असर पाया। कुल मिला के अगर 48 सीटां आईयां ने तो एवें नहीं, लेकिन एक गल का सरप्राइज होना चाहिए सब नूं कि जिहड़ी पार्टी जित्ती है और जिहड़ी हारी है, फर्क सिर्फ 2 लाख वोट का ही है। टोटल का लगाई है। इट मीनस लोगों ने खिलाफत नहीं की पूरी। नहीं, खिलाफत का मतलब यह होता है कि मतलब 20 लाख का फर्क होया वोटां का। पूरी दिल्ली 70 सीटां ने, फर्क सिर्फ 2 लाख, पौने 2% का फर्क है सिर्फ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਡ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਫੰਡ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਆਪਾਂ? ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੇਵ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੂ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ यहाँ पे? ਇੱਕ ਸਵਾ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो चलिए फिर वहीं अब सीधा हम वहीं मिलते हैं आपसे, वहीं बात है। थैंक यू। तो अभी हम मौजूद हैं जो सर की जो बताया था पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट का भी है सर का। एंड शंटी सर आप प्लीज़ आएँ और थोड़ा एक्सप्लेन करें इस जगह के बारे में जो उन्होंने विजुअल देखे अभी सब ने। दिल्ली में ना बहुत समस्याएं आ रही थी। एक तो जगह नहीं थी हमारे पास, गाड़ियाँ एम्बुलेंसेस ज़्यादा थी, शव वाहन थे, बहुत सी बॉक्सेस। ना हमारी कभी दिल्ली सरकार ने मदद की, ना भारत सरकार ने। जो जगह ली है उसका भी किराया देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किराया है वो भी। हाँ जी। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो राजू चड्डा जी ने, जो वेव सिटी के मालिक है, संजी थी, उन्होंने ये जगह हमें भेंट करी है। और इसमें हमने आधे में पार्किंग बनाई है, आधे में हम डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो चूँकि ये इसको बनाने में कंस्ट्रक्शन में बहुत फंड लग गया, लेकिन फ्यूचर ये है एक तो हम बस के अंदर बना रहे हैं। अच्छा ये देख सकते हैं हम बस के अंदर? हाँ, अभी 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 इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मशीनें आनी है बस। हाँ मैं दिखाता हूँ। ओके। ऐसी जो आप सामने देख रहे हैं हॉल, उसके अंदर भी 6 मशीनें लगेंगी। अच्छा जहाँ लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल शहीद भगत सिंह सेवा दल, उसके अंदर भी हम ये बनाएंगे आने वाले समय में सारा। तो ये आइडिया कैसे आया इसको आधी पार्किंग और आधा ये करने के लिए? क्योंकि देखिए डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है इसके लिए लोग तरस रहे हैं आज, हाँ और हर परिवार की समस्या है। आइए, यहाँ एक डायलिसिस होगा, एक डायलिसिस माँ होगा। एक नर्सिंग रूम जैसा पूरा एक यस, पर लगे हैं। ये वेटिंग के लिए, बैठने के लिए, या जो भी अटेंडेंट आ रहे हैं। यहाँ बैठ जाऊँ मैं? हाँ, एक पेशेंट यहाँ लेटेगा, एक वहाँ लेटेगा। हाँ ऐसी प्लानिंग करी है हमने अच्छा फ्यूचर के लिए। यहाँ वॉश बेसिन बना दिया है, ऐसा बना, पूरा तैयारी है मेरी तरफ से। अच्छा, मतलब एक तरह से मिनी हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं आप? मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल। इसको मैं कह सकता हूँ डायलिसिस ऑन व्हील। कहीं भी जाके खड़ी कर दी बस, और जाके वहाँ हमने डायलिसिस शुरू कर दिया। अच्छा ये चल भी सकती है बस? हाँ हाँ, ये चल भी सकती है। क्या और ऐसी मैं कुछ छोटी और बनाने जा रहा हूँ। हाँ टेम्पो ट्रेलर में एक एक डायलिसिस होगी, उनके घर जाके डायलिसिस करेगी वो। अच्छा वो इसलिए क्योंकि कईयों के पास पैसे तो हैं, जाने वाला कोई नहीं है साथ, बच्चे भी जाने को तैयार नहीं है, नौकर जाने को तैयार नहीं है। तो हमारी एम्बुलेंस डायलिसिस वाली उनके घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। उसका कोई मिनिमम चार्ज रखेंगे हम, ताकि खर्चे निकलते रहे, क्योंकि डॉक्टर भी जाएगा, टेक्नीशियन भी जाएंगे, उसके अंदर डायलिसिस मशीन होगी। 7-8 लाख की तो मशीन ही है। हाँ, बल्कि मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी अपने पैसे को स्कार्थ करना चाहते हैं, वो हमारे इस डायलिसिस वाले प्रोजेक्ट में एक एक मशीन दे के अपने पैसे को सफल कर सकते हैं, या एम्बुलेंस दे के। तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 8750674433। दूसरा नंबर है 9999979843। और
हमारे पास अगर आप उसको बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग एटीजी मांगते हैं, सीएसआर का मांगते हैं, एफसीआरए मांगते हैं, 12A सारे कुछ है हमारे पास ईश्वर की कृपा से। तो क्योंकि ये दसवंध का काम है, अगर वो अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के अच्छी जगह लगाना चाहते हैं तो इस डायलिसिस वाले काम में हमारे को 14 मशीनें चाहिए आने वाले समय के लिए। तो अगर आप उसमें शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए इस सेवा में सहयोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे परिवार जो डायलिसिस से वंचित है, हम उनको एक सर्विस घर पे भी दे सकते हैं जाके। डायलिसिस ऑन भी वो तैयारी चल रही है। अभी एक हमने आपका कंसेप्ट देख लिया एम्बुलेंस वाला, एम्बुलेंस, शव वाहन, सब वाहन वाला, ठीक है, शमशान घाट, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट, 3 हो गए, मोर्ची बॉक्स मॉर्चरी बॉक्स, और ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, डायलिसिस हमारा आने वाला है, अपकमिंग। पाइपलाइन में है। और क्या क्या सोच रहे हैं आप आगे अभी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि पैसा चाहिए। हाँ हम लेते नहीं कहीं से, ना सरकार से, भारत सरकार से, ना दिल्ली सरकार से। जो लोग श्रद्धा से देते हैं हाँ, उनसे लेते हैं। तो जगह भी चाहिए, उतने मैनेजमेंट के लिए टीम भी चाहिए, उनके खर्चे भी हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, डीजल पेट्रोल है, लाखों रुपए महीने का। तो इसलिए हम जो परमात्मा करा रहा है उतना ही करेंगे, ठीक है। हमें कोई लालच नहीं। तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है मुझे आपसे बात करके, और मैंने जितने भी बात करी। एक लास्ट क्वेश्चन, देखो मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ से सामने से पूछता हूँ आपसे। ये जो आप जितने भी सोशल वर्क कर रहे हैं, मैंने आपसे बात करी, मैंने सब देखा, मैंने फील करा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पॉलिटिक्स में अपने कदम मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, या सोशल वर्क करके ये अपने टिकट पक्की करना चाह रहे हैं आगे जाके चुनावों में, ऐसा कुछ है? लोगों के कहने को छोड़ो, लोगों ने गुरु नानक देव साहब को पत्थर मारे थे, लोगों ने भगत सिंह को पागल कहा था, मुझे भी लोगों ने पागल कहा। जब मैंने शमशान घाट का काम शुरू किया तो कोई कह रहा है जी ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गांव में से जो हाथी निकलता है तो जो वहाँ भोग रहे होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं और हाथी कहीं का कहीं पहुँच जाता है। आज हम वो सफ़र करते करते 30 साल में 70,000 डेड बॉडी कैरी कर चुके हैं और 30,000 से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा कर चुके हैं, 30,000 यूनिट। कोविड में 4,266 लाशें जला चुके हैं। परमात्मा ने पद्मश्री तक पहुंचा दिया। फ्रांस की सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दे दी। बायोपिक बन रही है। अब और क्या चाहिए यार, परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं 3 बार इलेक्शन जीत भी चुका हूँ। अब कोई तमन्ना नहीं है किसी प्रकार की, अब सिर्फ सेवा करने यार, सेवा करनी है। और कभी एक बात और है, कई बार हम बड़ा बोल देते हैं, ईश्वर पे छोड़ दो ना। अगर वो चाहेगा ईश्वर कि तूने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो मैं रोक लूँगा क्या? सोचने की बात है। कोई सोच सकता था क्या? माननीय मनमोहन सिंह जी चुनाव लड़े, साउथ दिल्ली से चुनाव हार गए, बाद में प्रधानमंत्री बन गए, हाँ, आपके सामने है। और इस देश का एक इतिहास हो रहा है कि लोग सेवा करवा लेते हैं, लेकिन जब वोट का मामला आता है, आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन सेवा करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो भगवान का रूप है लोगों के लिए, कि मसीहा हैं गरीबों के लिए, हार गए थे। भगत सिंह जी के सके भाई चुनाव लड़े सहारनपुर से, कुलतार सिंह चुनाव हार गए। देश की पहली आईपीएस किरण बेदी चुनाव लड़ी कृष्णानगर से, चुनाव हार गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को सेवा करते समय कुछ और चाहिए और वोट डालते समय उनकी भक्ति कहीं और चली जाती है, उनको सेवा नहीं दिखती है। काम मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने अच्छा ही किया है कि मैं सेवा में लगा रहा हूँ, मैं खुश हूँ इसमें। और अगर मैं चुनाव जीत भी जाता तब भी यही करता, मैं नहीं जीता तब भी यही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था चुनाव में मैं जीत गया तो बहुत काम करूँगा, और नहीं जीता तो और ज़्यादा करूँगा। अच्छा, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो लोगों ने तभी शायद कहा कि और ज़्यादा काम करे, इनको पॉलिटिक्स से दूर रखो। नहीं, 58,000 लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। 58,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मजाक नहीं है ये। 58 लोगों की वोट लेना भी मुश्किल है, कई बार घर वाले नहीं देते। 58,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, अभी मजाक नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। और ये जीतना हारना ये सब ईश्वर के हाथ में लिखा है। ठीक है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हमने इतने दिल जीते हुए हैं, उनसे में खुश हैं। बहुत दुनिया हमारे साथ है, कई बरकतें हैं, कई आशीषें हैं, बख्शिशें हैं लोगों की। मैं जब डेथ बेड पे था, कम से कम 20-22 लाख मैसेज हमको आए थे, मेरे और मेरे बेटे की दुआओं के लिए, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से। हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। यस, ये सब उस वाहिगुरु परमात्मा की ईश्वर की कृपा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। शायद अब हमें इस इंटरव्यू को एंड करना चाहिए। मैं लिटरली बहुत इंस्पायर हुआ है। ऐसा शायद पहली बार इंटरव्यू होगा जिसमें मेरे को सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं सुन रहा था जब आपकी बातें,
मैं काफ़ी इंस्पायर हो रहा था। एंड सर लास्ट में कुछ कुछ वर्ड्स हमारी पंजाबी जनता के लिए पंजाबी में बोलना चाह, अगर एंड करते हो आप तो प्लीज़। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ फ़ोन नंबर 8750674433 9999979843 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ करो। कहते ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल समाने के लिए। शुक्रिया बहुत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड आई एम योर होस्ट चिराग, और आपने अभी तक इंटरव्यू देखा तो लाइक कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताया हमारे लिए। और अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।